जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग पुनः 25 से 30 मिनट से 35 मिनट का एक क्लास लेकर उपस्थित होते हैं, जिसमें कि अभी फिलहाल जो चल रहा है इस टॉपिक में जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, यह जितने भी एग्जाम के दृष्टिकोण से अनुच्छेद को अगर देखें तो जो एग्जाम के व्यू से सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, तो वैसे वैसे अनुच्छेद को आपके समक्ष हम लोग डेली लेकर आते हैं। लमसम 15 से 20 अनुच्छेद जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो बिना कोई देरी किए हुए हम शुरुआत करते हैं प्रमुख अनुच्छेद का। आज पार्ट 2 देखने वाले हैं। और पार्ट 2 में बहुत सारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं या आगे आने वाले हैं। तो हम आशा रखते हैं कि आपको जो हम लोग का पहला वीडियो था, जो कि आपको पहला भाग दिखाए थे या बताए थे आपको बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जिसमें से कि आपको जैसे बताए थे नागरिकता संबंधी अनुच्छेद, आपको बताए थे अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14। तो वो सब आप याद रखने की कोशिश कर रहे होंगे, या अगर जो भी सदस्य इस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप लोग इनसे पहले वाला जो वीडियो है, ये इसमें भाग 1 लिखा हुआ होगा, यह अनुच्छेद 1 से शुरू होगा, जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, आप लोग उसे देखने का कोशिश करेंगे और उसके बाद ये भाग 2 देख लीजिएगा और आपको जो है कि किसी प्रकार की दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा। तो हम लोग आशा रख रहे होंगे कि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा होगा या नहीं भी आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन जिनको पसंद आ रहा होगा आप जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये बात हम बोलने के लिए भूल जाते हैं आपको पढ़ाने के क्रम में। इसलिए आप लोग अधिक से अधिक जिस प्रकार से आप प्यार दे रहे हैं इस चैनल को, इसे बरकरार या अनवरत रखें, जिससे कि आपको इस तरह का जितना भी क्वेश्चन है अलग अलग विषय में आपको बहुत महत्वपूर्ण वगैरह टॉपिक लेके आएंगे, जिससे कि आपके एग्जाम को जो है कि क्रैक करने में बहुत तक सहायता प्रदान होगी। तो आइए बिना देरी किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्रमुख अनुच्छेद का पार्ट 2, तो उसमें से हम थोड़ा रिकॉल करा लेते हैं जो हम लोग पिछले सेशन में पढ़े थे। जैसे पढ़े थे अनुच्छेद 6, तो यह अनुच्छेद 1 से शुरू कर देते हैं। अनुच्छेद 1 बताए थे भारत राज्यों का संघ है और इसमें जितने भी राज्य हैं वह एक प्रकार से संघ से बना हुआ है, और इसमें जो है कि इसका संवैधानिक नाम जो है कि 2 मिलता है। एक आपका बताए थे भारत और इंडिया, यानी कि भारत और इंडिया 2 ही हमारा नाम ऐसा है देश का जिसका उल्लेख हमारा संविधान करता है। उसके बाद बताए थे भाग 2 जो है, भाग 2 में नागरिकता है, तो उसको भी देख लेते हैं। उससे पहले देख लेते हैं अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 जो है उसमें हम बताए थे कि भारत से बाहर किसी भी क्षेत्र या राज्य का प्रवेश जो होगा भारत में, वो किस में होगा? 2 में। और बताए थे अनुच्छेद 3 में कि भारत के किसी भी राज्य को पुनर्गठित करके या उसे काट कर एक नया राज्य या एक सीमा में परिवर्तन या उसके नाम में परिवर्तन जो करेंगे अनुच्छेद 3 में। और याद रखिएगा अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो भी परिवर्तन होते हैं उसे हम लोग साधारण बहुमत के तहत करते हैं। किसके तहत करते हैं? साधारण बहुमत के तहत। कहने का मतलब है अगर भारत के अंदर में किसी नए राज्य का निर्माण होता है या किसी भी राज्य के सीमा में परिवर्तन होता है या नाम में परिवर्तन होता है, तो यह करता है संसद, लेकिन अपने किस बहुमत के तहत? साधारण बहुमत। साधारण बहुमत का मतलब होता है 50%। साधारण बहुमत का मतलब होता है 50%। वही विशेष बहुमत का मतलब होता है 66%। 66% यानी कहने का मतलब हो गया 66% कहने का मतलब हो गया कि आपका विशेष बहुमत। 66% कहने का मतलब हो गया विशेष बहुमत। 66% को आप अप्रॉक्स में 2/3 बोल सकते हैं, और साधारण बहुमत को 50% अर्थात 1/2 बोल सकते हैं। यानी किसी भी नए राज्य का जो निर्माण होता है यह करती है संसद, अपने कैसे बहुमत के तहत? तो साधारण बहुमत के तहत। याद रखने का कोशिश कीजिएगा। उसके बाद बताए थे अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 बताए थे कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी परिवर्तन हुए हैं उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। उसके बाद बताए थे अनुच्छेद 5। 4 को याद नहीं रखना है, लेकिन आप 1, 2, 3 याद रखिएगा। फिर बताए थे 5, यानी भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए क्या क्या शर्तें हैं, वह किसमें है? अनुच्छेद 5 में।
फिर बताए थे अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 6 बताए थे कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से डायरेक्ट भारत आ रहे हैं जो उसे नागरिकता प्रदान करेंगे अनुच्छेद 6 के तहत, अनुच्छेद 6 के तहत। उसके बाद इसमें से हम एक डेट बताए थे, जो डेट बताए थे आप लोग को हम बताए थे कि इसमें जो डेट आता है वह आता है आपका 1948 आता है। क्या आता है? 1948। क्या आता है? 1948। लेकिन इसमें डेट बताए थे 19 जुलाई 1948 को, या इसके बाद जो भी व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए हैं उसे नागरिकता कैसे देंगे नहीं देंगे, यह होगा अनुच्छेद 6। उसके बाद बताए थे अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 7 बताए थे कि जो व्यक्ति पहले भारत में थे, भारत से चल गए पाकिस्तान, पाकिस्तान से पुनः भारत आ गए, ऐसे व्यक्ति को जो नागरिकता प्रदान करेंगे अनुच्छेद 7 के तहत। और अनुच्छेद 7 में भी एक डेट बताए थे, आपका डेट बताए थे 1 मार्च 1947, 1 मार्च 1947। उसके बाद बताए थे आपका जो है कि अनुच्छेद जो बताए थे 9 बताए थे, अनुच्छेद जो 9 बताए थे उसमें से बताए थे कि भारत का कोई भी व्यक्ति अपने देश की नागरिकता को त्याग करके किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर सकता है। जब किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेगा तो भारत की नागरिकता स्वतः क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? समाप्त। तो ये बताए थे अनुच्छेद 9। उसके बाद बताए थे अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 11 जो है कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नागरिकता संबंधी जो कानून बनाने का अधिकार है वह सिर्फ और सिर्फ संसद को है। यह सिर्फ और सिर्फ किसे है? संसद को है। और नागरिकता जो है कि 5 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं और 3 प्रकार से त्याग सकते हैं, और 3 प्रकार से त्याग सकते हैं। तो ये पिछले वाला वीडियो में जाके देखिएगा तो आपको और अच्छा से हम बताएं, आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। फिर बताए थे अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत पड़ते हैं। जैसे भाग एक जो पढ़े अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक, फिर भाग 2 जो पढ़ते हैं या पढ़ते हैं 5 से लेके 11 तक, फिर पढ़ते हैं हम लोग भाग 3 जो अमेरिका से लिए हैं जिसे मौलिक अधिकार के रूप में जानते हैं, इसका उल्लेख जो है कि 12 से लेके कहां तक है? 35 तक। तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में हम लोग कुछ अनुच्छेद देखे थे। जैसे 12 में कहता है मौलिक अधिकार संबंधी राज्य की परिभाषा, मौलिक अधिकार संबंधी राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 13 पढ़े थे, अनुच्छेद 13 में यह कहता है कि हमारा संसद जो है जो कानून बनाती है वह ऐसा कानून न बना दे जिससे मौलिक अधिकार में कमी हो जाए, जिसमें मौलिक अधिकार में कमी हो जाए, ऐसा कानून नहीं बना सकती है। तो ये समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर बताए थे अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जो ये समानता की बात करती है, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक जो कि समानता की बात करती है, तो उसमें से अनुच्छेद 14 हम लोग पढ़े थे कि यह एक प्रकार के विधि के समक्ष समता का अधिकार है, विधि के समक्ष समानता। यानी भारत में कोई भी जो विधि या कानून बनी है यह सभी नागरिक के लिए क्या है? समान है। लेकिन इसमें से हम अपवाद बताए थे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर आपका मंत्रिमंडलीय सदस्य, ये सब बताए थे आपका जो है कि इसके एक्सेप्शन में, यानी कहने का मतलब है कि इसका बताए थे अपवाद। उसके बाद बताए थे अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 जो है यह बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, क्योंकि आपका अधिकतर एग्जाम में अनुच्छेद 15 पूछ लिया जाता है, अनुच्छेद 17 पूछ लिया जाता है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 15 जो है यह धर्म, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को क्या कर रहा है? खत्म। फिर बताए थे अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 जो है यह लोक नियोजन में अवसर की समानता को प्रदर्शित करता है। अनुच्छेद 16 जो है उसमें लोक नियोजन में अवसर की समानता को प्रदर्शित करता है। लेकिन इसमें भी आप बात बताए थे SC, ST, OBC और EWS। उसके बाद बताए थे अनुच्छेद 17 तक हम लोग पढ़े थे। तो अनुच्छेद 17 में बताए थे अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत। तो ये सब सारा आप लोग रिकॉल करके रखिएगा। 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो आइए हम लोग आज पुनः आगे बढ़ते हैं। तो पुनः आगे जो हम लोग बढ़ रहे हैं अनुच्छेद 18 से, अनुच्छेद 18 से। तो अनुच्छेद 18 में उपाधि का अंत है, अनुच्छेद 18 में उपाधि का अंत है। यानी आप लोग को पता होगा कि अनुच्छेद 18 कहता है कि भारत के अंदर में 2 क्षेत्र, भारत के अंदर में 2 क्षेत्र, एक याद रखिएगा सेना, एक याद रखिएगा सेना, दूसरा याद रखिएगा विद्या। पहला याद रखिएगा सेना, दूसरा याद रखिएगा विद्या यानी कि आपका साहित्य के क्षेत्र से। यानी एक याद रखिएगा सेना, एक याद रखिएगा विद्या। यानी सेना और विद्या सेक्टर से जुड़े हुए
कोई भी चीज भारत सरकार उपाधि दे सकता है। यानी फिर से अनुच्छेद 18 कहता है उपाधि का अंत, लेकिन दो चीज को छोड़ के। तो दो चीज जो छोड़ेंगे, एक सेना के क्षेत्र को छोड़ेंगे और दूसरा किसे छोड़ेंगे, विद्या के क्षेत्र को, विद्या के क्षेत्र को छोड़ेंगे। यानी सेना के क्षेत्र में भारत सरकार उपाधि दे सकती है, अब विद्या के क्षेत्र में भारत सरकार उपाधि दे सकती है, लेकिन बाद बाकी जितना भी क्षेत्र है इसमें किसी प्रकार का आपका उपाधि भारत सरकार नहीं देगी। तो याद रखिएगा कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 18। किन दो सेक्टर को छोड़ के यानी अपवाद है, तो एक सेना और विद्या, एक सेना और विद्या। लेकिन आपको ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन हुआ, इतना याद नहीं रखना है, लेकिन आपको याद रखना है अनुच्छेद 18 उपाधि का अंत। अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधि का अंत। और बता दे कि अनुच्छेद 18 के तहत ही भारत में विभिन्न प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे भारत रत्न। तो आप लोग को बता दे कि भारत रत्न की जो शुरुआत हुई है यह 1954 से हुआ है, और 1954 से लेकर 1977 तक बरकरार देते रहा किसी न किसी को। तो 1954 में जो शुरुआत हुआ था, 54 से लेकर 1977 तक भारत रत्न जो है कि आपका चालू रहा। लेकिन आप लोग को पता होगा कि भारत में पहली बार जो गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी वह 1977 में बनी थी, आपका मोरारजी देसाई के रूप में। तो पहली बार बीजेपी की सरकार जो आई है सत्ता में हमारे देश में, वह आई है 1977 को। और उसमें जो आई थी, पहला काम जो उन्होंने किया, भारत रत्न को बंद कर दिया। किसे बंद कर दिया, भारत रत्न को बंद कर दिया। और भारत रत्न को बंद करके 3 साल तक बंद रख दिया, यानी 77 से 78, 78 से 79, 79 से 80। ये 3 वर्ष तक भारत रत्न जो है कि भारत में किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया गया। तो जैसे पुनः इंदिरा गांधी की सरकार आई, अर्थात कांग्रेस की सरकार आई 1980 में, तो आप लोग को पता होगा 1980 में जब दोबारा कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने सबसे पहला काम किया कि वही जो भारत रत्न को जो बंद करवाए थे आपका बीजेपी पार्टी ने या मोरारजी देसाई ने या गैर कांग्रेसी सरकार ने दोबारा उसे चालू करवाया। तो याद रखिएगा कि भारत रत्न जो का शुरुआत 1954 से हुआ है, एक बार बंद भी हुआ था तो 1977 में बंद हुआ था। कितना वर्ष तक बंद रहा था, 3 वर्ष तक बंद रहा था। दोबारा 1980 में चालू हुआ। जब दोबारा 1980 में चालू हुआ तो इस पुरस्कार को पाने वाले पहले व्यक्ति बने थे वो बने थे मदर टेरेसा। कौन बने थे, मदर टेरेसा। आप लोग को पता होगा कि भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति बने हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्हें 1954 में ही भारत रत्न दिया गया। लेकिन आगे चलकर जो दोबारा बंद होने के बाद जो चालू हुआ, उस समय पाने वाले पहले व्यक्ति बने थे आपके मोरारजी देसाई, मदर टेरेसा। कौन बने थे, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा। और मदर टेरेसा जो है कि हमारे देश की नहीं है, मदर टेरेसा अल्बानिया की है। मदर टेरेसा कहां की है, अल्बानिया की। उसी तरह से एक और महिला भारत में कार्यरत था जिनका नाम था जो है कि आपका एनी बेसेंट। एनी बेसेंट का संबंध इंडिया से कहीं नहीं है, एनी बेसेंट का संबंध जो है आयरलैंड से है। एनी बेसेंट का संबंध आयरलैंड से। तो याद रखिएगा उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 18। अब आइए इसके बाद आगे चलते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 19। कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जैसे आप लोग को पता होगा हमारा शरीर का जो ढांचा है या हमारा शरीर जो टिका हुआ है वह रीढ़ की हड्डी पर टिका हुआ है। अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाए या नहीं रहे तो शरीर शायद ये खड़ा नहीं रह पाएगा सीधा। इसीलिए शरीर जो है कि या फिर आपका जो भी आपका शरीर का स्ट्रक्चर है वह आपका भली भांति खड़ा अच्छा से नहीं रह पाएगा या सीधा नहीं रह पाएगा। तो हमारे शरीर का जो सीधा या फिर हम जो खड़े रह पा रहे हैं रीढ़ की हड्डी के कारण। अगर हमारा शरीर में रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो जो है कि हम शायद इस तरह से जो है कि आपके सामने हम ये अपने 2 पैरों पर खड़ा नहीं रह सकते हैं। तो स्वयं उसी तरह हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 19 है यह संविधान की रीढ़ कहलाती है। यह संविधान की रीढ़, जैसे संविधान की आत्मा प्रस्तावना को करते हैं उसी तरह से हमारे संविधान का आत्मा जो भीमराव अंबेडकर ने कहे हैं वह अनुच्छेद 32 को कहे हैं, वह अनुच्छेद 32 को।
लेकिन हमारा संविधान का जो कहलाता है रीढ़ की हड्डी, या संविधान का जो रीढ़ कहलाता है वह अनुच्छेद 19 कहलाता है, क्योंकि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अधिकार दिए गए हैं भारतीय संविधान सभाओं के द्वारा या संविधान के द्वारा। तो आइए देखते हैं क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, नहीं दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 19 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहने का मतलब है कि यहाँ पर हर एक व्यक्ति को अपने दैनिक कर्तव्य में या अपने दैनिक जीवन में या दैनिक स्वतंत्रता जो होना चाहिए, जो एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता होना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए या फिर अपना जीवन यापन करने से संबंधित जो भी उन्हें अधिकार देना चाहिए उसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं, जिसका वर्णन अनुच्छेद 19 में है और अनुच्छेद 19 को इस संविधान का रीढ़ के रूप में हम लोग पुकारते हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 19 जो है यह प्रारंभ में जब हमारा संविधान लागू हो रहा था या लागू हो गया था, जिसे हम लोग मूल संविधान कहते हैं, तो उस समय हमारा संविधान का अनुच्छेद भारत के व्यक्ति को निम्न 7 अधिकार देते थे, निम्न 7 अधिकार देते थे। लेकिन आगे चलकर 44वां संविधान संशोधन और 42वां संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा कि उसी क्रम में 44वां संविधान संशोधन जो 1978 हुआ था, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत भारत के विभिन्न प्रकार के अनुच्छेद में जो कि परिवर्तन देखने के लिए मिला। जैसे एक अनुच्छेद था अनुच्छेद 19 का एफ, और एक और अनुच्छेद था अनुच्छेद 31। एक था अनुच्छेद 19 का एफ, एक था अनुच्छेद 31। इस दोनों में एक ही चीज का वर्णन मिलता था, जिसे हम लोग संपत्ति का अधिकार के रूप में जानते थे। संपत्ति का अधिकार के रूप में इस दोनों में अनुच्छेद में हमें देखने के लिए मिलता था। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत भारत सरकार ने अनुच्छेद 19 के एफ और अनुच्छेद 31 को खत्म कर दिया। अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19 के एफ में जो संपत्ति का अधिकार था इसे निकालकर अनुच्छेद 300 के फर्स्ट में और भाग 12 में इसे एक प्रकार के कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। तो आप लोग को पता होगा कि अनुच्छेद 19 के एफ और अनुच्छेद 31 में जिस समय था यह हमारे देश में मौलिक अधिकार के रूप में कार्यरत था, क्योंकि मौलिक अधिकार जो है वह अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है और इसे मौलिक अधिकार से निकालकर 44वां 1978 के तहत 300 के फर्स्ट में, अनुच्छेद 300 के फर्स्ट में और भाग 12 के अंतर्गत इसे जो है कि एक प्रकार से कानूनी अधिकार के रूप में जगह दिया गया। तो आइए अब उसके बाद आप देखते हैं जो शेष 6 बच गए उसे हम लोग बृहद पैमाने पर जानने की कोशिश करें। तो देखिएगा अनुच्छेद 19 के फर्स्ट जो है, अनुच्छेद 19 का जो ए है वह प्रेस की स्वतंत्रता की चर्चा करती है। किसकी चर्चा करती है? प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब होता है बोलने की स्वतंत्रता, जिसे हम लोग कभी कभी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में भी किसी व्यक्ति के पास अपना शब्द रख देते हैं। जैसे आप लोग को पता होगा कि भारत के अंदर में आपका 3 प्रकार का जो है कि आपका पाया जाता है सदन के अंतर्गत। जैसे आप लोग को पता होगा कि भारत के अंदर जो सरकार का कार्य करने का जो प्रक्रिया है वह 3 क्षेत्र से होकर गुजरती है। एक होता है कार्यपालिका, एक होता है विधायपालिका और एक होता है आपका न्यायपालिका। तो कहने का मतलब यह है कि भारत के अंदर में कार्यपालिका का सबसे मेन काम है आपका वहां पर कानून क्या है देश के लिए चाहिए नहीं चाहिए, और वह जो है आपका बनने का जो कानून निर्माण प्रक्रिया में जो भाग लेता है वह संसद लेता है, अर्थात विधायिका भाग लेता है, जिसमें कि आपका लोकसभा और राज्यसभा रहते हैं। और इस दोनों का जो काम करके जो कानून बना के जो भारत सरकार को दिया और उसे जो लागू करवाने का काम करता है, कैसे करता है नहीं करता है, वह आपका कार्यपालिका करता है। और इस लागू हुआ अच्छा से या नहीं हुआ या हमारे देश में
सही ढंग से काम हो पा रहा है या नहीं पा रहा है, जो काम के लिए कानून पास हुआ था उस काम को सुचारू रूप से या सही ढंग से हमारे देश में अनवरत रूप से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इसकी जांच जो करेगी वह आपका न्यायपालिका करेगी। कौन करेगी? न्यायपालिका। तो आप लोग को हम बता दें दोबारा कि भारत के अंदर में जो कानून बनाती है वह विधायिका बनाती है, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा बनाती है, और इसे जो कार्यान्वित करने का काम करता है या इसे लागू करने का काम करता है वह कार्यपालिका करता है। कौन करता है? कार्यपालिका, जिसमें राष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, लोकसभा अध्यक्ष आते हैं और ये प्रधानमंत्री वगैरह आते हैं। ये सब किसमें आ जाते हैं? तो ये सब कार्यपालिका में। और जो कार्यपालिका सही ढंग से काम कराया है या नहीं कराया है, इसकी जांच जो करने का काम करती है वह न्यायपालिका, जिसमें सुप्रीम कोर्ट आता है, हाई कोर्ट आता है, उसके बाद फिर आपका जो है कि सीएजी आता है। सीएजी जिसे नियंत्रक महालेखा परीक्षक के रूप में भी जानते हैं। तो ये सब चीज है। तो अनुच्छेद 19 कहता है प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब है हमको यह अधिकार है कि हम अपनी बात को किसी भी व्यक्ति के समान या फिर किसी भी व्यक्ति के पास जाकर अपनी बातों को रख सकते हैं और अपनी मांग को जो है कि उनके समक्ष जाकर रख सकते हैं, और जो भी हमें जो है कि कठिनाई है उसे दूर करने का काम वो करेगी। तो आप समझ सकते हैं कि भारत के अंदर में अनुच्छेद 19 का फर्स्ट यह कहता है कि भारत के कोई भी व्यक्ति आपका प्रेस या मीडिया के पास जाकर बात कर सकता है और मीडिया भी उससे बात कर सकता है। इसमें कोई भी रोक छेक नहीं है, बिना कोई टेंशन का आप जाके बात कर सकते हैं, आप उसका बात सुना जाएगा और उसका समाधान उनके द्वारा जो भी होगा वो किया जाएगा। उसके बाद याद रखिएगा अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के तहत ही भारत के कोई भी व्यक्ति इंटरनेट को चला सकते हैं। क्या चला सकते हैं? इंटरनेट को चला सकते हैं। यानी कि आप नेट वगैरह या फोन वगैरह जो चला सकते हैं, नेट वगैरह, आपका यह मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के तहत। अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के तहत। उसके बाद आप लोग को पता होगा कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति का यह मौलिक अधिकार है कि हम झंडा को क्या कर सकते हैं? फहरा सकते हैं या झंडोत्तोलन कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति या कोई भी सरकारी पद पर बैठे व्यक्ति आपको नहीं रोक सकती है। यह भी अनुच्छेद कौन कहता है? अनुच्छेद 19 का फर्स्ट। 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 उसके बाद अगर हम बात करें अनुच्छेद 19 का फर्स्ट यह भी आपको बोलता है कि आपको बोलने का अधिकार तो है। आपको बोलने का अधिकार तो है। आपको बोलने के अधिकार के साथ साथ आपको शांत रहने का भी अधिकार है। आपको बोलने के साथ साथ शांत रहने का भी अधिकार है। यह भी अनुच्छेद 19 के फर्स्ट देता है। उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 19 का बी। अनुच्छेद 19 का बी कहता है कि आप बिना हथियार के सभा का आयोजन कर सकते हैं। आप मान लीजिए 100, 200, 300, 400 की जनसंख्या में अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी बात रखना है तो आप अनशन पर जाकर बैठ सकते हैं, लेकिन आपका बैठने का जो कारण होना चाहिए वो कोई सख्त कारण होना चाहिए या कोई उसका कठोर जो है कि आपका होना चाहिए बात कि हम इसके लिए बैठ रहे हैं, और साथ में आप किसी प्रकार का शस्त्र या अस्त्र का प्रयोग या लाठी डंडा या कोई हथियार का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। आपको शांतिपूर्वक जाके अपनी बातों को सरकार के समक्ष जाके आपको रखना है। उसके बाद अनुच्छेद 19 का सी से संघ। अनुच्छेद 19 का सी संघ बनाने की स्वतंत्रता देती है। अनुच्छेद 19 का सी संघ बनाने की स्वतंत्रता देती है। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि भारत के अंदर में कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी का निर्माण कर सकता है। अगर हम हैं तो हमें भी यह अधिकार प्राप्त है कि हम भी भारत के अंदर में किसी भी छोटे पार्टी का निर्माण कर सकते हैं। 10-20 में संख्या में आप आदमी अपने पार्टी में जोड़ सकते हैं, ऐसा आपको अधिकार है। यह हमारा संविधान का अनुच्छेद 19 का सी जो है कि आपको मौलिक अधिकार देता है कि आप किसी भी पार्टी का निर्माण कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। या फिर किसी भी प्रकार का आप छोटे सहकारी समिति का भी निर्माण कर सकते हैं, आप कोई स्वतंत्र हैं, आप टेंशन नहीं इसमें आपको। या फिर अनुच्छेद 19 का सी संघ भी बना सकते हैं, कोई बात नहीं है। आइए 19 का डी कहता है, अनुच्छेद 19 का डी कहता है कि भारत के कोई भी व्यक्ति आवागमन की स्वतंत्रता से प्राप्त है। भारत के कोई भी व्यक्ति को भारत के किसी भी कोने में जाके जो है कि घूम फिर सकता है, उसे किसी प्रकार का रोक छेक नहीं है, किसी भी प्रकार का रोक छेक नहीं है। आइए अब अनुच्छेद 19 का ई।
अनुच्छेद 19 का ई कहता है कि भारत के कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी क्षेत्र में जाके जमीन खरीद सकता है और जमीन खरीद के वहां पर घर बना सकता है, घर बना के बस सकता है और बस सकता है, उसे किसी भी प्रकार का रोक-छेक नहीं है। तो अनुच्छेद 19 का ई कहता है कि आप किसी भी जगह जाके बस सकते हैं, अपना घर द्वार बना सकते हैं, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए अनुच्छेद 19 का देखिएगा, यहीं पर ई के बाद एफ था, लेकिन अब पढ़ क्या रहे हैं जी। अब यहाँ एफ हमको पढ़ना चाहिए था, लेकिन एफ आप लोग को पहले पता है एफ फ्लॉप हो गया है। एफ क्या हो गया है? फ्लॉप। इसमें संपत्ति का अधिकार था, इसे निकालकर 44 में 1978 के तहत अनुच्छेद 300 के फर्स्ट में डाल दिए, इसलिए अनुच्छेद 19 एफ यानी फ्लॉप हो गया या फॉल्स हो गया, इसे हम लोग को पढ़ना नहीं है। अब आइए अनुच्छेद 19 का जी। अनुच्छेद 19 का जी जो है यह कहता है कि भारत के कोई भी व्यक्ति अपनी आजीविका या पेट चलाने के लिए कोई भी धंधा पानी कर सकता है, किसी भी जगह कर सकता है, उससे कोई रोक छेक नहीं है। अर्थात आप लोग को पता चल गया होगा कि इतना जो अधिकार दे रहा है हमारा सिर्फ अनुच्छेद 19 दे रहा है, तो क्या एक प्रकार से एक व्यक्ति को अपने आप पे स्टेबल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या उसे एक इतना आजादी तो जरूर दे रहा है कि कोई भी व्यक्ति अपने देश में जो है कि आराम से जीवन यापन कर सकता है। तो एक बार रिकॉल करा देते हैं आपको पुनः, तो आप लोग याद रख लीजिएगा। अनुच्छेद 19 कहता है सिर्फ इतना कि हम लोग को व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिल रहा है, लेकिन क्वेश्चन यहां से बनता है, अनुच्छेद 19 से बनता है, 19 के ए से बनता है। तो अनुच्छेद 19 का एक कहता है प्रेस की स्वतंत्रता, मीडिया के सामने जाके बोल सकते हैं और वो उनके सामने हम जाके बात रख सकते हैं, यह हमें बोलने का अधिकार देता है। और यही अनुच्छेद हमें शांत रहने का अधिकार देता है, और यही अनुच्छेद हमें इंटरनेट चलाने का अधिकार देता है, और यही अनुच्छेद हमें झंडा फहराने का भी अधिकार देता है। अब आइए अनुच्छेद 19 का बी। अनुच्छेद 19 का बी, बिना हथियार का हम लोग क्या कर सकते हैं? सभा। बी में क्या कर सकते हैं? सभा। सी में संघ या किसी भी पार्टी का निर्माण कर सकते हैं। अनुच्छेद 19 का डी, भारत के अंदर किसी भी कोने में हम जाके आवागमन कर सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, किसी प्रकार का रोक छेक नहीं है। अब है उसके बाद अनुच्छेद 19 का ई। अनुच्छेद 19 का ई में कि कहीं पर जाकर हम जो है कि घर द्वार या जमीन वगैरह खरीद के हम बस सकते हैं, किसी भी प्रकार का हमें दबाव में कोई भी व्यक्ति नहीं डाल सकता है। अब आइए अनुच्छेद 19 का जी। अनुच्छेद 19 के जी में हम लोग अपनी पेट या आजीविका चलाने के लिए जो है कि कहीं भी जाके कोई भी रोजगार कर सकते हैं, या किसी भी प्रकार के छोटे से छोटे काम या बड़े से बड़े काम कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का जो है कि रोक छेक या दिक्कत का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। अब आइए उसके बाद पढ़ते हैं अनुच्छेद 20। देखिएगा एक चीज ध्यान में रखिए, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 22 एक दूसरे से रिलेटेड है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 20 में अपराध है, अनुच्छेद 20 में अपराध है, और अनुच्छेद 22 में गिरफ्तार है, और अनुच्छेद 22 में गिरफ्तार है। बहुत बार इसमें बच्चा फंस जाता है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 22 जो है आपका जो है कि अपराध एक में गिरफ्तार। अब देखिएगा दोनों में कैसे कंफर्म याद रखें कि 20 में क्या है या 22 में क्या है। तो सबसे पहले कोई व्यक्ति अपराध करता है तभी उसका क्या होता है? गिरफ्तारी होता है, तभी उसका क्या होता है? गिरफ्तारी। यानी 20 के तहत अपराध, 20 के तहत अपराध। तो क्वेश्चन पूछेगा अपराध के संबंध में संरक्षण या दोष सिद्धि के संबंध में आरक्षण किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 20। वहीं पूछेगा गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में? 22। किस अनुच्छेद में? 22। तो इस दोनों अनुच्छेद को थोड़ा डिटेल से हम लोग समझेंगे, तब तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिएगा अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराध के संबंध में संरक्षण। अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार का अपराध कर रहा है, तो अपराध करने में भी उसे संरक्षण दिया जाता है। मान लीजिए अगर हम किसी प्रकार की गलती कर रहे हैं और हमें पुलिस पकड़ने के लिए आ रही है और पकड़ ली, तो हमें निम्न 3 प्रकार का संरक्षण देती है संविधान। हमारा संविधान जो है हमें 3 प्रकार का संरक्षण प्रदान करता है। अगर हम अपराध भी कर चुके हैं और अपराध करके अगर हम गिरफ्तार होने के लिए पुलिस हमें पकड़ने के लिए आई है, तो निम्न 3 प्रकार का हमें संरक्षण प्रदान करती है हमारा संविधान। उसमें से पहला जो याद रखिएगा, अगर हम अपराध किए और हमें गिरफ्तार करके लेके चल गया है,
तो याद रखिएगा कि जिस समय हमें अपराध किया है, जिस डेट में हमने अपराध किया है, उसी डेट के समय कानून से हमें जो है कि सजा मिलेगी। जैसे मान लीजिए कि आज 2024 है और फरवरी माह का जो है कि आपका समय चल रहा है, फरवरी महीना चल रहा है, तो हमें जो भी कानून की सजा मिलेगी, जो भी हमें सजा मिलेगी, जो भी हमने गलती किया है या अपराध किया है, जो हमें सजा मिलेगी वह आज के नियम में जो हमें चल रहा है हमारे देश में। मान लीजिए कि हमने जो है कि किसी व्यक्ति के साथ जो है कि मारपीट किया, तो मारपीट करने के उपलक्ष्य में या फिर मारपीट करने के बाद, यानी उस मारपीट के लिए जो भी कानून बना होगा हमारे संविधान में या जो भी धारा लगेगा, तो जो 2024 में धारा अभी चल रहा होगा वही धारा के तहत जो है कि हमें आगे चलकर सजा मिलेगी। देखिए बहुत बार क्या होता है कि यह कोई व्यक्ति 2022 में घटना को अंजाम देता है और वह केस लड़ते 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 2025 तक पहुंच जाता है, 2025 तक पहुंच जाता है। तो ये देखिएगा, अब देखिएगा 2022 में जब घटना को अंजाम दिया था तो और हाफ मर्डर को कोई व्यक्ति किया था, हाफ मर्डर किया था 2022 में एक व्यक्ति, तो उसे सजा दिया जा रहा था, वो 10 वर्ष का सजा दिया रहा था, हाफ मर्डर के लिए 10 वर्ष का। लेकिन 2025 में नियम जब आ गया, 2025 का जब समय आगे चलकर हो गया, तो 2025 में हाफ मर्डर के लिए 20 वर्ष का सजा मिलने लगा। तो इसका मतलब यह नहीं कि जो व्यक्ति 2022 में जो की घटनाओं को अंजाम दिया है और उसे 25 में फैसला सुनाया जा रहा है तो उसे 20 वर्ष का सजा नहीं होगा, उसे कितना वर्ष का सजा होगा, 10 वर्ष का। कितना वर्ष का, 10 वर्ष का। तो आप समझ रहे होंगे कि भले हमको जाके आगे सजा मिले, लेकिन जिस समय हम घटना को अंजाम दिए थे उस समय जो कानून प्रक्रिया चल रही थी सजा देने की, या जितना सा सजा दिया जा रहा था उतना सा ही सजा हमें जो है कि आगे चलकर भी जो है कि हमें मिलेगा। ये नहीं कि आगे चल के बढ़ गया या घट गया, जो है कि वैसा नहीं। जो जिस समय आप घटना को अंजाम दिए थे उसी समय का लिस्ट निकाला जाएगा कि इन्होंने अगर 2024 में घटना को अंजाम दिया है 10 फरवरी को, तो समझ लीजिए कि आपको 10 फरवरी का ही आपका लिस्ट निकाला जाएगा। बाद में भाई उस समय क्या नियम कानून चल रहा था भारत में जो कि घटना को अंजाम दिया था, भले आज 25 में मिलेगा हमको, लेकिन वो मिलेगा 2024 के तहत ही। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 20 के तहत अपराध के संरक्षण में पहला आपको यही अधिकार मिलेगा कि आपको तत्काल कानून के तहत जो है कि आपको सजा मिलेगी। आइए दूसरा कहता है दोहरे दंड से बचाओ, दोहरे दंड से बचाओ। अगर मान ले दोहरा दंड, दोहरा का मतलब दो, दंड का मतलब सजा, दोहरे दंड से जो बचाव हो रहा है, कहने का मतलब यह है कि अगर हमने एक घटना को अंजाम दिया है, अगर हमने एक घटना को अंजाम दिया है तो हमें जो सजा मिलेगी सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। कितनी बार, एक बार। यानी ऐसा नहीं कि मान लीजिए 2024 में हमने घटना को अंजाम दिया है, 24 में घटना को अंजाम दिया है तो हमें जाकर 2025 में मिला तो 2 बार सजा मिलेगा, ऐसा नहीं है। कितना बार सजा मिलेगा, एक बार। कितना बार, एक बार। यानी दोहरे दंड से क्या हो रहा है, बचाओ। दोहरे दंड से क्या हो रहा है, बचाओ। आइए अब तीसरा नंबर है गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। बहुत बार क्या होता है कि पुलिस पकड़ कर लेके जाता है आपको, अपराधी को, और जो उसे जबरदस्ती जो है कि उसे कबूला, जो है कि जो भी होता है उसे बोलता है कि नहीं तुम्ही गलती किया, उसके साथ जबरदस्ती होता है। यानी कि खुद के लिए उसे जो है कि गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है, बाध्य नहीं कर सकता है। अब आइए अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण मतलब जिंदगी, प्राण मतलब जिंदगी, दैहिक मतलब देह, देह यानी शरीर। तो कहने का मतलब अनुच्छेद 21 सिर्फ इतना सा कहता है कि भारत के अंदर में कोई भी व्यक्ति, भारत के अंदर में कोई भी व्यक्ति जीवन जीने के लिए स्वतंत्र है। भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति जीवन जीने के लिए स्वतंत्र है, और जीवन जो जिएगा, जीवन जो कोई भी व्यक्ति जिएगा वह अपने स्वाभिमान के साथ जिएगा, स्वाभिमान के साथ जिएगा। नहीं, हम एक भारतीय हैं और हमें भारत होने पर गर्व है और हम अपने जीवन के अंतिम सांस तक अपने जीवन को एंजॉय करेंगे, अर्थात जीवन जीने की स्वतंत्रता है, हमें जीवन जीने की स्वतंत्रता है। और हम किसी प्रकार का वैसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे कि हमें खुद को नुकसान पहुंचे, जिससे हमें
खुद को नुकसान, जैसे कि हम आत्महत्या वगैरह नहीं कर सकते हैं या आत्महत्या करने की कोशिश करेंगे तो हमारे संविधान में यह नियम कानून है कि अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करने की कोशिश करता है तो उस पर एफआईआर किया जाएगा। क्या किया जाएगा? एफआईआर किया जाएगा। इसलिए इतना सारा अच्छा संविधान है हम लोग का कि अगर हम लोग जब चाह के भी अगर हम जो है कि आपको फांसी लगाने का कोशिश करें तो अगर और हम बच जाए अगर किसी तरह से, तो हमारा संविधान को यह अधिकार है कि हमें जो है कि जेल के अंदर भी भेजा जा सकता है, क्योंकि हमने जो है कि आपका आत्महत्या करने की कोशिश किया, और भले अगर हम अगर ऊपर चल जाते तो चल ही जाते, लेकिन अगर हम किसी प्रकार का घटना को अंजाम देने में अगर वो सफल हो जाते हैं और वो सफल होने पर अगर मेरी जान बच जाती है तो हमें जो है कि पुलिस गिरफ्तार करके लेके जा सकती है और हम पर मुकदमा दर्ज कर सकती है। अर्थात अनुच्छेद 21 इतना अच्छा चीज है कि आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दे रहा है, यानी कि आप अपने प्राण को एंजॉय कीजिए या अपनी जिंदगी को एंजॉय कीजिए। और इसी अनुच्छेद के तहत भारत सरकार का यह दायित्व बनता है कि अपने यहाँ के सभी व्यक्ति को स्वच्छ वायु एवं पर्यावरण जो है कि मुहैया करवाए। उसके बाद अनुच्छेद 21 यह भी कहता है कि भारत के अंदर में कोई भी व्यक्ति अपने पसंद का जीवन साथी को चुन सकता है, उसके बाद अनुच्छेद 21 यह भी कहता है कि भारत के व्यक्ति कोई भी विदेश में जाके जो घूमने का अधिकार है वह अनुच्छेद 21 का प्रयोग करते हैं। किस अनुच्छेद का प्रयोग करते हैं? अनुच्छेद 21 का। अगर आप लोग रात में सोते हैं या दिन में सोते हैं तो सोने का अधिकार भी एक प्रकार का मौलिक अधिकार है, और यह किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 21 के तहत। इसीलिए कहा जाता है कि बड़े बड़े शहर या जो भी आपका शहर होता है वहां पर जो है कि रात में 10 बजे के बाद आदमी सो रहे होते हैं और वहां पर किसी प्रकार का आपका हल्ला गुल्ला या किसी प्रकार का शोर या आवाज नहीं उत्पन्न किया जाता, या डीजे वगैरह जो होता है आपका नहीं बजाने का अलाउ है। कारण यही है कि उससे मौलिक अधिकार का हनन होता है, क्योंकि वहां पर आदमी जो सो रहा होता है उनका नींद टूट जाता है, और जब नींद टूट जाता है तो इसका मतलब उसका मौलिक अधिकार का हनन हो गया, और चाहे तो वह व्यक्ति आपका सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है क्योंकि उसका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। तो इसीलिए पुलिस वगैरह से आप लोग बचकर या फिर जब भी होगा आप लोग जो है कि डीजे वगैरह या जो भी होगा आप लोग थोड़ा सा संभल कर बजाने की कोशिश कीजिएगा। तो अनुच्छेद 21 हम लोग समझ लिए। उसके बाद आइए आते हैं अनुच्छेद 21 का क। अनुच्छेद 21 का क कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। आप लोग को पता होगा मौलिक कर्तव्य के बारे में। तो मौलिक कर्तव्य जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था इंदिरा गांधी के समय। उस समय में जोड़ा गया था, कुल 10 गो था मौलिक कर्तव्य था। लेकिन आप लोग को हम बता दे कि एक संविधान संशोधन है 86वां संविधान संशोधन 2002। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा जो उपलब्ध कराया जाएगा वह मौलिक अधिकार में 11वां नंबर पर रखा गया। क्या नंबर पर? 11वां। और इसी चीज को उठा के अनुच्छेद 21 के क में मौलिक अधिकार में भी रखा। किसमें रखा? मौलिक अधिकार में रखा। तो मूल कर्तव्य और मौलिक अधिकार दोनों में कॉमन जो मिल रहा है अनुच्छेद 21 का क मिल रहा है, जो कि 6 से 14 वर्ष तक आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलेगा। अब आइए इसके बाद अनुच्छेद 22। आज का लास्ट जो अनुच्छेद देख रहे हैं अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 कहता है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। आपको यहाँ पर भी हम बताए थे। 20 में अपराध जो कि 3 प्रकार का संरक्षण मिला। अनुच्छेद 22 अब गिरफ्तार अगर हम होके चल जाते हैं तो हमको 3 प्रकार का जो है संरक्षण मिलेगा। जो 3 प्रकार का संरक्षण मिलेगा हम लोग देखते हैं। पहला, गिरफ्तारी का कारण। जैसे हम गिरफ्तार होंगे तो हमें गिरफ्तारी का कारण पूछने का अधिकार है। अगर पुलिस आया हमें पकड़ने के लिए तो सबसे पहला हम लोग काम करेंगे कि हमें पुलिस को पूछना चाहिए कि आप जो हमें पकड़ कर लेके जा रहे हैं या अरेस्ट करने के लिए आए हैं, आखिर इसका कारण क्या है। तो उन्होंने नोटिस दिखाएगा आपको कि ऐसे ऐसे आप इस घटना में अंजाम थे, या फिर आपने ऐसा ऐसा काम पहले किया था जिससे कि हमारे देश को जो है कि नुकसान पहुंचा है या किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचा है, आपको अरेस्ट किया जा रहा है। तो याद रखिएगा गिरफ्तारी का आप कारण पूछ सकते हैं, इसकी पहला चीज। दूसरा, अगर आपको गिरफ्तार करके लेके जा रहा है
तो उसे 24 घंटा के भीतर प्रस्तुत करना पड़ेगा मजिस्ट्रेट के सामने कि भाई इसका क्या गलती है, नहीं है, या फिर आगे का प्रोसेस क्या होगा। तो अनुच्छेद 22 के अंतर्गत जो क्लॉज 2 है वह कहता है 24 घंटा के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत। तो बहुत बार क्या होता है कि पुलिस वगैरह पकड़ के लेके जाता है और उसे हाजत में बंद कर देता है। थाना में एक हाजत होता है, एक पुरुष हाजत होता है, एक महिला हाजत होता है। तो हाजत में अधिक से अधिक व्यक्ति को 24 घंटा तक ही रख सकता है। तो हाजत में अधिक से अधिक व्यक्ति को 24 घंटा तक रख सकता है। उसके बाद जो है कि अगले दिन उसे उपस्थित करना होगा मजिस्ट्रेट के सामने। अगर उपस्थित नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि उस पुलिस के खिलाफ कार्रवाई आप कर सकते हैं, तो एक्शन आगे उस पर हो जाएगा। तो ये हो गया अनुच्छेद 22 का सेकंड क्लॉज। ये अनुच्छेद 22 का थर्ड क्लॉज। उन्होंने कहा है कि अपने अनुसार आप वकील को चुन सकते हैं, अपने अनुसार आप वकील को, जैसे आप मजिस्ट्रेट के सामने जाइएगा या जज के सामने प्रस्तुत होइएगा तो आपको यह अधिकार है कि अपना मनचाहा आप जो है कि वकील जो है कि आप चुन सकते हैं अपने पैसा के बल पर। अगर आपके पास पैसा नहीं भी है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। हमारा संविधान या फिर हमारा धारा में यह भी लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति वकील को चुनने में अगर असमर्थ है पैसा के दृष्टिकोण से, तो भारत सरकार उसे जो है कि एक सरकारी वकील को मुहैया करवाएगा उस व्यक्ति को जो है कि सपोर्ट करने के लिए या उस वकील का केस लड़ने के लिए। तो ये हो गया आपका अनुच्छेद 22 खत्म, अनुच्छेद 22 खत्म। तो आइए एक बार रिकॉल करा देते हैं। अनुच्छेद 18 उपाधि कांत, अनुच्छेद 19 व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 के ए में प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, या फिर आपका ये करने का मतलब है कि आप मीडिया के सामने जाके बात कर सकते हैं और आपका बात वो सुनेगा। ये हो गया अनुच्छेद 19 का फर्स्ट। उसके बाद हो गया झंडा फहराने की स्वतंत्रता, ये सब हो गया अनुच्छेद 19 का ए। आइए 19 का बी, बिना हथियार का सभा करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 का बी। 19 का सी, संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19 का डी, आवागमन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 का ई, बसने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 का एफ फ्लॉप हो गया है, यह फॉल्स हो गया, जिसमें संपत्ति का अधिकार था जो 44वां 1978 के तहत जो कि अनुच्छेद 300 के क में रख दिया गया कानूनी अधिकार के रूप में। और भाग 12 में आइए अनुच्छेद 19 का जी, आजीविका चलाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 का जी, आजीविका, यानी कहीं पर जो है कि हम लोग आजीविका चला सकते हैं या पेट पाल सकते हैं। आइए अनुच्छेद 20 अपराध के संबंध में संरक्षण, 3 प्रकार का, यानी जिस प्रकार हम घटना को अंजाम दिए हैं उसी कानून से हमें जो है कि सजा मिलेगी। दोहरा दंड से बचाव, यानी कि हम एक गलती किए तो हमें एक ही सजा मिलेगी, ना कि 2 सजा। ये 3 में कहता है गवाही के लिए बाध्य हमें नहीं कर सकता है, खुद के गवाही के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसी के तहत जो है कि आपको जो है कि आत्महत्या वगैरह आप नहीं कर सकते हैं और अधिक से अधिक अपने जीवन को एंजॉय कर सकते हैं, या विदेश घूम सकते हैं, या अपने अनुसार जीवन साथी को चुन सकते हैं। और राइट टू प्राइवेसी जो है, राइट टू प्राइवेसी या निजता का अधिकार जो है, यानी फोन वगैरह जो होता है किसी व्यक्ति का पर्सनल होता है, या दूसरे व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि उसका मोबाइल वगैरह जो है कि आप यूज कर सकते हैं, यह भी अनुच्छेद 21 के तहत है। अनुच्छेद 21 का क, अनुच्छेद 21 का क होता है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। अनुच्छेद 22 कहता है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, हमेशा याद रखिएगा। 20 में अपराध 22 में गिरफ्तार, 20 में अपराध 22 में गिरफ्तार, पहले अपराध होंगे तब गिरफ्तार होंगे। फिर है अनुच्छेद 22 जो गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण है वह 3 प्रकार का देता है। उसमें पहला गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, दूसरा 24 घंटा के भीतर प्रस्तुत करना होगा मजिस्ट्रेट के सामने। अनुच्छेद 22 का 3 अपने अनुसार वकील को हम चुन सकते हैं, अपने अनुसार वकील को हम क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं। तो आपको अनुच्छेद 1 से लेके 22 तक जितना भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद था, 1-2 को अगर छोड़ दे तो शायद आपके पास हम सब अनुच्छेद लिखे हुए हैं। आगे इस तरह का तीसरा भाग आएगा मेरा, या पार्ट 3 आएगा अनुच्छेद का, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। आप लोग प्लीज इतना इस वीडियो को देखिए कि आपका क्वेश्चन यहां से भी आएगा। अनुच्छेद यहां से हम पढ़ाए भी 18 से लेकर 22 तक, आपका जितना भी समय यहां पर खर्च हुआ है आपके जीवन को उस मुकाम पर हासिल
उस मुकाम पर आपको पहुंचाने के लिए जो है कि यह समय हम लोग ने आपका खर्च किए हैं, लेकिन यह समय आपको एक दिन उस मुकाम पर पहुंचाएगा जिसका कि आप अंदाजा नहीं लगा रहे होंगे। भले आपका अभी जॉब नहीं लगा है या जॉब लग भी गया होगा, तो आप लोग हमेशा अपने कदम को पीछे नहीं, अपने आगे की ओर लेके चलिए, और आगे की ओर लेके इतना चलिए कि आप समाज में एक ऐसा आदमी का चेहरा बनिए जिससे कि आपका नाम उस तरह से ले कोई आदमी कि लगे कि नहीं एक आदमी है, वो आदमी है। उस तरह का आदमी बनने की कोई भी सपना रखे, और जो है कि आपको देखकर कोई भी व्यक्ति आगे की ओर बढ़े। तो हम यह आशा रखते हैं कि आपका हर वो मनोकामना पूर्ण हो जो कि आप चाहते हैं। बस अपने पढ़ाई को आप लोग दिन रात एक कर दीजिए अपने सपने को पूरा करने में। धन्यवाद। अगले वीडियो पुनः बने रहिए।